जिला पुलवामा के सर्कुलर रोड के नजदीक गांगू क्रॉसिंग पर मिलिटेंटों ने पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका नाका पार्टी पर हमला किया। इस मिलिटेंट हमले में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। एएसआई को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। मिलिटेंटों ने नाका पार्टी पर नजदीकी मेवा बागात से हमला किया। इस हमले के बाद पुलिस और फौज के अलावा सीआरपीएफ के आला अफसरान जाय वारदात पर पहुंचे और पूरे इलाके का मुहासरा करके हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की शिनाख्त सीआरपीएफ 182 बटालियन के विनोद कुमार के बतौर हुई है। साबा के सरहदी इलाके मंगोचक में गुज़श्ता शब मकामी अफराद की जानिब से पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। हालांकि पाकिस्तानी ड्रोन से मुताल्लिक सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी ने सुबह में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फोर्सेस ने इस दौरान ड्रोन की खिदमत भी हासिल की। कश्मीरी रूहानी हस्ती लल्लेश्वरी की जिंदगी और कश्मीरी जीवन कश्मीर एक अक्सर उनके असरात को थिएटर प्ले के जरिए पेश किया गया। याद रहे कि लल्लेश्वरी वादी में उर्फ आम में लल्लेद के नाम से मशहूर है। मंडी हाउस के ब्लैक कैनवस हॉल में पेश किए गए थिएटर ड्रामा के दौरान फनकारों ने अपने मुजाहरे से सभी देखने वालों का दिल जीत लिया। लल्लेश्वरी की जिंदगी, उनकी कुर्बानी, मुजाहिदे को खास तौर पर दर्शाया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि मोहब्बत का पैगाम देने के मकसद से यह एहतमाम किया गया था। 14वीं सेंचुरी में ये कह चुकी हैं कि इंसान में भेदभाव करना बहुत खराब बात है, गलत बात है। किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि इंसान में भेदभाव किया जाए। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये लल्लेश्वरी की वाकों में कहा जाता है, उनकी कविताओं में कहा जाता है। वो 14वीं सेंचुरी में आई थी और उन्होंने यही 14वीं सेंचुरी में यही सीख दी सबको कि बंदे से हर इंसान में भगवान होता है। जो भी कश्मीर का लिटरेचर है, पोइट्री है, आज वो देन है लल्लेश्वरी के वाक से। ओरिजिन तो वहीं से है और लल्लेश्वरी ने हमेशा ही भाईचारे की बात की है। तो तब उन्होंने उस 14वीं सेंचुरी में जब कहा था शिवची थल रोजान मोजान हुनते मुसलमान त्रुके चुक पान पन परजान सोचे साहिब हसित जंजान। तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव मत करो। अगर तुम में कोई काबिल सलाहियत है, अपने आप को पहचानो, तो वही उसके साथ साहिब के साथ, शिव के साथ वही पहचान है तुम्हारी। दैट विल मेक यू इन यूनिसन विद देम। उन्होंने जो आज आप महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं या जो हालात आप देख रहे हैं, वो तब उन्होंने प्रोफेसी की थी। जितने भी उनकी लाइफ रही है, बड़े दुखों से रही है, वो साथ साथ चलता रहा उनके साथ। एक ऐसा ससुराल मिला, ऐसा ये मिला, लेकिन जब उनका एक वो पोइट्री आउटबर्स्ट हुआ, तो वो इतना कंटेम्प्रेरी आज भी उतना ही रेलेवेंस है जितना तब था और लिटरेचर को बहुत बड़ी देन है वो सब। मॉनसून इजलास से पहले कुल जमाती मीटिंग में हुई मीटिंग में 45 पार्टियों को मदऊ किया गया था, जिनमें 36 पार्टियों के अरकान ने शिरकत की। मीटिंग में पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, मरकजी वजीर पीयूष गोयल, कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना लीडर संजय राउत, एनसीपी लीडर शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, आप लीडर संजय सिंह और दीगर कई अपोजिशन लीडरान मौजूद रहे। The monsoon session, today we had called all party meeting. We had invited around 45 parties. 36 parties attended, and almost 36 leaders, they put forth their views, and I am thankful to them for having accepted our invitation and participated, and they have given their suggestions also, and they have demanded for some of the issues to be discussed. The government, under the leadership of the entire meeting went on in the leadership of Shri Rajnath Singh Ji. Rajnath Singh Ji and myself, we have amply clarified that under the rules and the procedure, for whichever the speaker and chairman gives the permission, government is ready to discuss any issue. जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसको जो बदलाने का उनकी मंशा है,
उसके बारे में भी हम चर्चा चाहते हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का विषय हो, कश्मीरी पंडितों का हो, और जो कांग्रेस लीडर्स पे, अपोजिशन लीडरों पे जो हमला हो रहा है उसके बारे में हो, इन सारी चीजों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ हमको चर्चा के लिए 14 दिन मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम सरकार के बिजनेस को कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इन सारे मुद्दों को वो कैसा देखेंगे, कितना टाइम देंगे, हमको ये देखना है। हम सारे मुद्दे वहां पर रखेंगे। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा प्राइस राइज का है, अग्निपथ का है, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग का है। ऐसे जो मुद्दे मैंने कहा वो सारे मुद्दे हैं, उन पे हम मुद्दे उठाएंगे हाउस में, लोअर हाउस और अपर हाउस में उठाकर चर्चा करेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हमने जो टीओडी अग्निपथ है उसका जोरदार ढंग से विरोध किया, इसको सरकार वापस लें। और जोधपुर के अंदर पिछली 27 तारीख को 2 लाख से ज्यादा जवान जुटे थे। बड़ी रैली हम राजस्थान से करेंगे, हाईवे जाम होंगे, ट्रैक पे भी जाएंगे, लोकसभा में इसका पूरा विरोध करेंगे, ये हमने चेतावनी अंदर दी। और दूसरा, जो छोटी पार्टियां हैं उनको बीएससी में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। यह संख्या तय कर रखी है कि 10 से ज्यादा मेंबर हो, 8 से ज्यादा मेंबर हो, वही बीएससी का मेंबर होगा। तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां हमारी बात हम रख सकें। सांसदों की भूमिका कैसे बढ़े इस देश के अंदर, इसको लेके भी हमने बात करी। और नियम 193 के तहत बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पे भी सदन चर्चा कराए। और दूसरा, 32 से ज्यादा मानसून सत्र में बिल लेके आए, बिल पे बिल लाते जा रहे, रिकॉर्ड मोदी सरकार बढ़ाना चाहती है। इसका भी हमने विरोध किया कि फालतू के बिल नहीं लाए। पहले आपने वादा किया था 14 और 19 के अंदर कि फालतू के जितने भी कानून हैं उनको खत्म करेंगे, ये तो उससे ही ज्यादा बढ़ चढ़ के कानून ला रहे हैं। इस बात का भी हमने विरोध किया। हमने कहा कि हमारे मुद्दों में चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो हम लोकसभा के अंदर विरोध करेंगे इन मुद्दों को लेकर। आज कुल जमाती मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं की। ये दूसरा मौका है जब वज़ीर आज़म ऑल पार्टी इजलास में गैर हाजिर रहे। बजट इजलास से पहले बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में भी वज़ीर आज़म ने शिरकत नहीं की थी, जिसे अपोजिशन ने बड़ा इशू बना दिया था। फिर हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि मनमोहन सिंह ने बतौर वज़ीर आज़म कई बार ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत नहीं की है। वाज़ेह की मीटिंग में अपोजिशन जमातों ने मिलकर अग्निपथ स्कीम का मसला उठाया। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, वफाकी ढांचे के गलत इस्तेमाल, ईडी, सीबीआई पर सवालात उठाए गए। दिल्ली में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से शाया होने वाले ड्रामे की किताब टीपू सुल्तान का ख्वाब का इजरा हुआ। प्रमोशन प्रोग्राम में उर्दू अदब और थिएटर से वाबस्ता लोगों ने खास तौर पर शिरकत की। पेश एक रिपोर्ट। मुल्क के लिए शहीद होने वाले टीपू सुल्तान के नाम को कुछ अरसे से तनाज़ा से जोड़ दिया गया है। हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से हिंदुओं की नस्लकुशी के सियासी इल्जामात भी लगाए जाते रहे हैं। ऐसे माहौल में दिल्ली में अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से शाये होने वाली ड्रामा की किताब टीपू सुल्तान का ख्वाब का इजरा किया गया। प्रोग्राम में उर्दू अदब और थिएटर से वाबस्ता लोगों ने खास तौर पर शिरकत की। गिरीश कर्नाड साहब ने लिखा था ये, और उसका तर्जुमा महमूद रहमान फारूकी साहब ने किया है। और ये आज ये ड्रामा बहुत रेलिवेंट इसलिए भी है कि जिस तरह का पूरा माहौल बना है और उसमें जिस तरह से हम अपनी तारीख़ को मसक कर रहे हैं, हम अपनी तारीख़ को देख रहे हैं। उस वक्त टीपू सुल्तान क्या चाहते थे, किस तरह का हिंदुस्तान देखना चाह रहे थे, और जो ब्रिटिश यहाँ आ रही थे उस वक्त तक यहाँ पूरे तौर पर काबिज़ नहीं हुए थे, जो आ रहे थे उसमें ब्रिटिशों से बचाने के लिए ब्रिटिश की पॉलिसी को समझते हुए टीपू सुल्तान एक डायरी लिख रहे थे और उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और उन्होंने बल्कि फ्रांस से मदद मांगी थी अपने मुल्क को बचाने के लिए, और ब्रिटिश यहाँ काबिज़ न हो उसके लिए। ये कहना कि वो हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, वो मार रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये तो सही नहीं है। देखिए, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो आर्ट का लिटरेचर का हूँ, लेकिन जैसा मैंने उनको उस तरह देखा उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप ऐसा नहीं मान सकते कि वो उनका नरसंहार कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो उनके प्रजा का, उनके उस इलाके का उनको सपोर्ट नहीं होता। और आप देखिए, उनके जन्म मारने के 200 साल बाद भी जब गिरीश कर्नाड जैसे आदमी ने उन पर ड्रामा लिखा
तो वो तो उसको उस तरह से प्रस्तुत करते हैं। दरअसल गिरीश कर्नाड के लिखे हुए ड्रामे टीपू सुल्तान का ख्वाब का तर्जुमा महबूबुर रहमान फारूकी ने किया है, जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने शाये किया। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने अंदाज में टीपू सुल्तान के हवाले से इजहार ख्याल किया। ताहम इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया कि टीपू सुल्तान ने हिंदू आवाम का कत्लेआम किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि टीपू सुल्तान का ख्वाब था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। टीपू सुल्तान के नाम पे सियासत हो रही है और टीपू सुल्तान ने जो ख्वाब देखा था वो एक मुत्तहिद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, जिसमें सब मिलके और अंग्रेज़ों की हुकूमत का तख्ता पलट दें। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये इसमें जो बिटवीन द लाइंस अगर इसको पढ़ा जाए तो आजकल के हालात के साथ कितना टकराता है ये। और गिरीश कर्नाड ने जो ये प्ले लिखा है और महबूब रहमान फारूकी साहब ने इसको ट्रांसलेट किया है, क्या बात है, क्या बात है। आजकल के हालात, आजकल के हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो ख्वाब था, वो ख्वाब जो टीपू सुल्तान ने देखा था, अगर वो ख्वाब सच हो जाए तो आज हिंदुस्तान बिल्कुल बदल जाए। है ना जिगर साहब का शेर के जो अरबाब सियासत है सियासत जाने, तो वो सियासत क्या है, वो मेरा मसला इस प्ले के हवाले से नहीं है। इस प्ले के हवाले से मेरा मसला ये है कि ये बहुत अच्छा प्ले है और ये एक ऐसे आदमी का तर्जुमा किया हुआ प्ले है कि जिसका नाम, जो हमारा मशहूर रिसाला है आजकल, जिसके एक ज़माने में मुदीर जोश मलिहाबादी रहे और बहुत सारे लकाबिदीन रहे, उसकी तारीख़ को आप महबूब रहमान फारूकी साहब के बगैर नहीं लिख सकते। तो हमने किताब को उसी नज़रिए से शाये किया है कि जिस तरह से भी हम महबूब रहमान फारूकी साहब को याद कर सकें तो वो हमें करना चाहिए। ड्रामे की किताब टीपू सुल्तान का ख्वाब शाये तो हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि टीपू सुल्तान का ख्वाब हकीकत में किस तरह से शर्मिंदे ताबीर होता है और इस किताब से उनके नाम पर होने वाली सियासत पर कब लगाम लगती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मुमरा में बरसात के सबब शहर के मुख्दूश इमारतों को म्यूनिसिपल की जानिब से पहले ही खाली कराने का नोटिस दिया जा चुका है। इस दौरान मुमरा के आनंद कोलीवाड़ा में पांडु निवास नामी इमारत को म्यूनिसिपल ने आज मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया। मुसलसल बारिशों की वजह से किसी भी किस्म की जान नुकसान से हिफाजत के लिए म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने खस्ता हाल मकानों का तख्लिया करा दिया है। कोलीवाड़ा स्थित पांडु निवास बिल्डिंग है, इसमें टोटल 42 टेनेंट है। तो 2 महीने से पिछले मनपा कार्रवाई करने आ रही है, लेकिन उन्होंने C2A का रिपोर्ट लाया था। लेकिन आजकल मौसम इतना ख़राब है, जो हवा चल रही है तेज़ी से, उस हिसाब से आज वो खाली कराने आए थे। ऑलरेडी इसमें से 36 टेनेंट कुछ खाली हो चुके, बचे 4-5 टेनेंट है, उनको मंडे तक का वक्त दिया गया है, संडे शाम तक का, तो वो भी जल्द से जल्द खाली हो जाएंगे। नीचे जो दुकान है, सुन में आ रहा है कि दुकान वाले खाली नहीं करने को बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है मामला? तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने अल्टीमेटम देके गए, नहीं आएंगे तो खुद से सील करके जाएंगे। क्योंकि उनको मैंने 2 दिन का टाइम मांगा, तो बोले ठीक है 2 दिन में उनको सामान हटाने के लिए वक्त देता हूँ, आप मंडे तक मुझे वक्त देता हूँ और मंडे तक खाली करा के दीजिए। मैं बोला ठीक है, मैं बात करके उनसे सामान शिफ्ट करा के जल्द से जल्द खाली करा दूँ। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली टीकाकारी मुहिम में हिंदुस्तान को नुमाया मकाम हासिल हुआ है। मुल्क के अवाम को 18 माह के अरसे में 200 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराहम की गईं। वैक्सीन की 200 करोड़ खुराकें फराहम करते हुए हिंदुस्तान ने एक अहम संग-ए-मील उबूर कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान ने दुनिया भर के 98 ममालिक को 235 मिलियन वैक्सीन सप्लाई की है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, मराकश और बरतानिया काबिल ज़िक्र ममालिक हैं जिनको हुकूमत हिंद की जानिब से वैक्सीन सप्लाई की गई है। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20,528 नए मामले सामने आए हैं।
इसी अरसे में 49 लोग कोरोना से फौत हो गए, वहीं 17,790 लोग कोरोना से शिफायाब भी हुए हैं। महकमे सेहत के आदादशुमार के मुताबिक फिलहाल मुल्क भर में 1,43,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के बाद एहतियाती डोज लगवाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एहतियाती डोज लेने आवाम से अपील की। 18 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों से ये अपील की गई है। सबके लिए वैक्सीन फ्री किया, केंद्र सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिला। आज मैं आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि जो प्रिकॉशन डोज है, जो पहली और सेकंड डोज के बाद लगती है, उसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं। जो प्रिकॉशन डोज है, जिन जिन लोगों ने नहीं लगवाई वो सब लोग प्रिकॉशन डोज लगवा लें। दिल्ली में भी बहुत कम लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है। ये प्रिकॉशन डोज भी हम लोगों ने फ्री की हुई है। जैसे पहली डोज फ्री थी, सेकंड डोज फ्री थी, ऐसे ये प्रिकॉशन डोज भी बिल्कुल फ्री है। सो आपको पैसा बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा समय निकाल के आपको प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए जाना है। तो वो सब लोग जिन लोगों को सेकंड डोज लगवाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग। आंध्र प्रदेश में जियो नंबर 117 की वजह से उर्दू मीडियम स्कूलों और उर्दू असातिज़ा को नुकसान होने का अंदेशा है। तंजीम बराए मुस्लिम हुकूक के सदर फारूक शिबली ने यह बात कही। उन्होंने वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के एजेंडे पर अमल करते हुए उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। फारूक शिबली ने जियो नंबर 117 को वापस लेने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। प्रदेश में जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो एकदम खुल के जो है दूध का दूध और पानी का पानी होकर जो है सामने आ रहा है। और स्पेशली मैं जो है मेरा इशारा उर्दू जबान की तरफ, उर्दू लैंग्वेज की तरफ, उर्दू स्कूल्स की तरफ, उर्दू टीचर्स की तरफ। और आप उर्दू स्कूल्स को जो है बंद कर रहे हैं, उर्दू टीचर्स को जो है बंद कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा इंसाफ है और इंसाफ का तकाजा है। समझ में नहीं आता कि आप एक तरफ जो है कहते हैं कि हम उर्दू जबान को सेकंड लैंग्वेज करार देते हैं और दूसरी तरफ जो है आप उर्दू स्कूल्स को, उर्दू टीचर्स को और उर्दू जबान को जो है खत्म करने की भरपूर साजिश करें। हमें तो ये दिखता है कि सुबह आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत नहीं बल्कि यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है। वो जो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को एज इट इज फॉलो करने में जनाब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब हूबहू एज इट इज जो है आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। मुरादाबाद में 2 रोज़ा सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मुसलमानों में इल्म दीन और दुनिया हासिल करने और बुजुर्गों की सीरत बयान करने की गर्ज से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। दारुल उलूम सदरुल अफाजिल के बानी हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल कादरी की निगरानी में यह कॉन्फ्रेंस की गई। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब की सीरत पर रोशनी डाली गई। मजहबी पेशवाओं को गुस्ताखी करे, उसके बाद अगर हम लोग आज की बजाय तो 302 के अंदर और 307 के अंदर मुकदमा चलाएगा। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मैं मौलाना से भी अर्ज करता जरूर कि आपको मेरी जमा की जरूरत है। सिर्फ गेट के लिए नहीं, वैसे भी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ अपने निधि से। मुल्क के लोग भी हमारी हिफाजत में शरीक रहे हैं और शरीक हैं। हिंदुस्तान के राजा सैयदना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के गद्दी नशीन हज़रत पीर सैयद इरफान अली चिश्ती सदारती इंतखाब के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस साल का सदारती इंतखाब 2 अफराद के दरमियान नहीं बल्कि 2 नज़रियात के दरमियान इंतखाब है। सिर्फ एक पार्टी हमारे आइन में दर्ज शिकों और अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और MLA से अपील करता हूँ कि वो इस बार आइन और अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दें। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने
विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस दो रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं इस देश में वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है, आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा। एनडीए की जानिब से सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हवाले से आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने नुक्ताचीनी की है, आप भी सुनिए। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। मुल्क के चीफ जस्टिस एनवी रमना हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मुसलसल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने सियासत में दुश्मनी पर तशवीश का इजहार किया है। सीजीआई ने कहा कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलना सेहतमंद जमहूरियत की अलामत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बाहमी एहतराम कभी था वो अब कम हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुशावरत के बगैर कवानीन बनाए जा रहे हैं। सीजीआई जस्टिस रमना पार्लिमानी जमहूरियत के 75 साल नाम के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। सीजीआई रमना इससे पहले भी मुल्क के मौजूदा हालात पर इजहार ख्याल करते आए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद अपने वतन अमरीका वापस हो गए। गुज़श्ता 4 रोज से बाइडेन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर थे। उन्होंने अपने दौरे के दौरान इजराइल, मगरबी किनारा और सऊदी अरब का दौरा किया था। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब में इलाकाई सरबराहान के इजलास में शिरकत की। बाइडेन ने ईरान और चीन से मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी व दीगर कई उमूर पर रोशनी डाली। इसके अलावा उन्होंने अमरीका और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी जोर दिया। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमलों का सिलसिला जारी है। रूस के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में खार्किव में 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी अवाम का कहना है कि रूसी फ़ौज के हमलों का दिफा करने के लिए यहाँ पर कोई फ़ौज या किसी किस्म के हिफाजती इंतजामात नहीं है। वहीं यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के दहशतगर्द मुल्क करार देने की अब अक़वाम मुत्तहिदा से मुसलसल अपील कर रहे हैं। यूक्रेन की वज़ारत दाखिला के मुताबिक रवां साल के 24 फरवरी से जारी जंग के दौरान रूस ने 17,000 से ज़्यादा फ़ज़ाई हमले किए। हज़ारों फ़ौजी हलाक हो गए और लाखों लोगों को नक़ल मकानी करना पड़ा।
Вночі ракетами прилетіли дві ракети. Одна, яка вдарила біля двохповерхового будинку, там зруйнований, для житла непридатний, а друга ракета попала прямо в будівлю. В двохповерховий багатоквартирний будинок, загинуло 3 людини. Нема тут військових, тут зовсім нема ніякої інфраструктури, техніки. Це звичайний житловий мікрорайон, називається Лікарняний. Після обстрілу, коли зникло світло, до нас поступило дві людини легкої ступені тяжесті і один чоловік. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।